नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। जब आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस उठाएंगे तो प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 6 में जो पहला पॉइंट है वो है भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे पिछला, तो 25 जुलाई 2021 को जो क्वेश्चन पेपर आया था सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 71 में आप देखेंगे उससे क्वेश्चन सीधे उठाया गया था। बनता है क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। इसका आंसर था 1945। तो आप देख रहे हैं कि सीधे क्वेश्चन को सिलेबस से उठा लिया गया है। तो अगली बार जब आपका पेपर होगा नवंबर या दिसंबर में प्रीलिम्स का, तो उसमें अच्छी खासी उम्मीद है कि इस पॉइंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने की भारी संभावना है। तो निश्चित तौर पे अगर हम ये पॉइंट पढ़ते हैं तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919 और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। हमने अच्छी खासी मेहनत करके कोशिश की है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बने वो कुछ भी एक भी क्वेश्चन इस फैक्ट से बाहर ना जाए जो हमने इस बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1919। उसके पहले हम जान लेते हैं कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 बना था तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे। उस समय ब्रिटेन के पीएम थे आपके लॉर्ड जॉर्ज उस समय हमारे पीएम थे ब्रिटेन के, जब हमारा अधिनियम बना था भारत शासन अधिनियम 1919। उस समय भारत के सचिव कौन थे। भारत के सचिव थे आपके मॉन्टेस्क्यू और भारत के वायसराय कौन थे, जेम्स फोर्ड। तो दो इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम नाम भी दिया गया है। अधिनियम को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासक के जनक कौन थे। प्रांतों में द्वैत शासक के जनक लियोनल कॉर्टिस थे, जो लंदन में राउंड टेबल पत्रिका के संपादक थे। लंदन में राउंड टेबल पत्रिका के संपादक थे। हम पढ़ेंगे इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र को विस्तारित कर सिख, भारतीय, ईसाई, आंध्र भारतीयों पर लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र को विस्तारित कर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीयों पर लागू किया गया था। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। मताधिकार प्रदान किया गया था पहली बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार आपका मताधिकार महिलाओं को किस अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, फिर हम क्या है अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि इस कानून द्वारा संपत्ति शिक्षा कर के आधार पर, किसके आधार पर, संपत्ति शिक्षा कर के आधार पर सीमित जनसंख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया था। सीमित जनसंख्या मतलब 10%, सिर्फ 10% लोगों को मताधिकार दिया गया था। ये किस अधिनियम द्वारा हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक, फिर क्या है, इस अधिनियम द्वारा लंदन में इंडियन हाई कमिश्नर यानी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था। पूछा जाएगा इंडियन हाई कमिश्नर जो भारतीय उच्चायुक्त है किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था कार्यालय, तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। आप टिक कर देंगे वहां पे। ठीक है, और भारत सचिव का कार्य अब ये करने लगे थे। भारत सचिव का कार्य ये इंडियन हाई कमिश्नर यानी भारतीय उच्चायुक्त करने लगे थे। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय बजट, ठीक है ना, मतलब पृथक आपको
क्या किया गया था कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर इसके बाद पॉइंट ये है कि लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका सृजन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिलाओं के मताधिकार के बाद कि यूपीएससी का सृजन किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को। और पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे आपके रोज बारकर इनके पहले अध्यक्ष थे यूपीएससी के। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, जो जो इसमें लिखा गया है कुछ भी आपको छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का वेतन अंग्रेजी राजस्व से देना प्रारंभ हुआ। भारत सचिव को जो वेतन था अंग्रेजी राजस्व से देना शुरू हुआ। इसके पहले भारत सचिव का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। पहली बार अंग्रेजी राजस्व से भारत सचिव को वेतन देना शुरू हुआ इस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। फिर अगला पॉइंट क्या है, अधिनियम के मूल्यांकन के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन का प्रावधान हुआ। 1919 में यह अधिनियम बना था और 1929 तक एक नया आयोग का गठन कर इसका प्रावधान बनाया गया था कि हम इसको अवलोकन करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन उसके पहले ही अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे, उसके पहले ही साइमन कमीशन नाम से 1927 को 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया गया था एक आयोग। 2 वर्ष पहले जो 1929 में होना था, साइमन कमीशन ही आ गया था 1927 में। ठीक है, अवलोकन करने के लिए। फिर अगला आपको पॉइंट क्या है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका थी। केंद्र में द्विसदनात्मक कौन कौन सी थी? राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका। ये आपका था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और प्रांत में क्या था? प्रांत में द्वैत शासन लागू हो गया था। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। तो दोनों पॉइंट, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका और प्रांत में द्वैत शासन, ये दोनों पॉइंट किसमें आए थे? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। फिर आपका क्या है, भारत सचिव को अधिकार दिया गया महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को ये अधिकार प्राप्त कर दिया गया कि वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकेंगे। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है वायसराय की शक्तियां थी। वायसराय की शक्तियां क्या थी? आपात स्थिति में अध्यादेश। जो आज राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, वही भारत शासन अधिनियम के द्वारा आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे गई थी। दूसरी चीज क्या था? विधानमंडल से नामंजूर होने अनुदान को पारित करने की शक्ति किसके पास थी? वायसराय के पास थी। आपके 2 पॉइंट था, पहला आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करना, दूसरा विधानमंडल के नामंजूर या अनुदान को पारित करना। ये दोनों शक्तियां थी वायसराय के पास। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 से बनते हैं। निश्चित तौर पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें शामिल किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके नवंबर दिसंबर या जब भी आपका एमपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो इन्हीं में से बनेंगे। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या शामिल किया गया, जो हमारे यूनिट नंबर 6 के पहले पॉइंट में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो जो अपलोड हो भारत शासन अधिनियम 1935 आपको सीधे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।